नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है 25 का प्रण, चुनौतियों का रण। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस का प्रचार जोरों पर है। दोनों दलों की रणनीति जारी है। राजस्थान में 24 सीटों पर दोनों दलों के प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। कांग्रेस ने नए चेहरों पर दांव लगाया तो वहीं बीजेपी ने भी कई चेहरे बदले हैं। 25 लोकसभा की सीटें हैं, 24 पर तस्वीर पूरी तरह से साफ है। नए चेहरों को मौका दिया गया है। कांग्रेस ने सीकर और नागौर में गठबंधन किया, जिससे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर कड़ी टक्कर हो सकती है? क्या रणनीति दोनों पार्टियों की तरफ से होगी मैदान में? इसी मुद्दे को लेकर के आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन सी लोकसभा सीट पर कौन मजबूत और कौन कितनी कड़ी टक्कर देने में सक्षम है। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। 24 का चुनाव, बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दांव। कांग्रेस ने नए चेहरों को उतारा मैदान में। बीजेपी ने पूरी परख के बाद दिए टिकट। भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन बहुत मजबूत है। आज आपने देखा जब मुख्यमंत्री जी आए थे और जब रैली हुई तो उसके अंदर 5 घंटे तक इस गर्मी के मौसम में सब लोग शांति से बैठे रहे। इतनी बड़ी विशाल जनसभा थी। किन सीटों पर कड़ा मुकाबला? 25 का प्रण, चुनौतियों का रण। तो आखिरकार मिशन 25 का जो प्रण है उसमें चुनौतियां कितनी मजबूत है, किसके सामने कौन कितना भारी और किन सीटों पर कड़ा मुकाबला? आज के महत्वपूर्ण सवाल यही, साथ ही सवाल यह भी कि नए चेहरों पर दांव चलने से किसे इसका लाभ मिलेगा, क्या पार्टियों को इसका फायदा होगा? इसी को लेकर के आज सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मैं परिचय करवा दूं, प्रताप राव हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता। साथ ही साथ प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और साथ ही राजीव जैन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है। राजीव जैन साहब, सबसे पहले आपकी टिप्पणी के साथ शुरुआत करना चाहता हूं कि आखिरकार अब तस्वीर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर करीब करीब साफ हो गई है। एक सीट को छोड़ दें तो 24 पर तो स्थिति पूरी तरह से साफ है। आपकी नजर में, आपकी निगाह में कैसे देख पा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावों के बीच इस तस्वीर को? देखिए, दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। वैसे तो बीजेपी जहां पूरा 25 का लक्ष्य लेके चल रही है, जो अभी तक स्थितियां साफ हुई हैं वो 24 सीटों की स्थितियां साफ हुई हैं कि भीलवाड़ा में भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया और डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस ने अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है कि वो समझौते में जाएगी सीट या खुद का उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन अभी तक का जो सीन सामने आ रहा है उसमें यह है कि करीब 15 सीटों पर रोचक मुकाबला होगा। और जैसा कि अभी आपकी रिपोर्ट में ही बताया कि बाड़मेर जैसलमेर सीट पे निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकने की तैयारी में है। यदि वो ताल और दौसा में नरेश मीणा भी ताल ठोकने के बाद कह चुके हैं, जो 5 दिन पहले जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, आज वो बगावत कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, दौसा में भी। लेकिन अब जैसे चुनाव आएगा, कुछ और जो असंतुष्ट लोग हैं दोनों पार्टियों के, कहीं ना कहीं वो भी मैदान में आने की उसमें रहेंगे। तो उसके बाद और जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब देखा उसमें सामने आएगा कि कहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है और कहाँ आमने सामने का मुकाबला है। लेकिन आमने सामने के मुकाबले में कहीं ना कहीं 8 से 10 सीटों पर जोरदार जो मुकाबला होता नजर आ रहा है, जिसमें दौसा भी है, टोंक सवाई माधोपुर की सीट है, आपके यहाँ चूरू की सीट है और सीकर ये झुंझुनू की सीट है। इन सीटों पे कड़ा मुकाबला होता नजर आ रहा है। जहाँ कोटा भी सीट ऐसी मेरे को लगती है कि कहीं मुकाबला कड़ा हो जाएगा कि वहां से भारतीय जनता पार्टी से जो प्रहलाद गुंजल आकर कांग्रेस का टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी अनुभवी है। भाजपा का एक पूरा असंतुष्ट खेमा पार्टी के अंदर रहते हुए भी प्रहलाद गुंजल के साथ लग जाएगा, तो वहां भी एक रोचक मुकाबला होगा। क्योंकि जातीय गणित के हिसाब से प्रहलाद गुंजल कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहे हैं अभी। लेकिन और भी सीटों पे है, जैसे जैसे तस्वीर क्लियर होगी, क्योंकि दोनों पार्टियों में भीतरघातियों की संख्या भी बहुत इस बार मेरे को दिखाई दे रही है। बिल्कुल, उस पर बात करूंगा जैन साहब, उस पर बात करूंगा, वापस आऊंगा। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं। आशुतोष रावत, पिछले 2 चुनाव से यह लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए राजस्थान के कॉक है, और क्या इस बार भी स्थितियां ऐसी ही है या कुछ परिदृश्य बदला हुआ है? क्योंकि तस्वीर तो अब करीब करीब साफ है।
देखिए हेमंत जी, अगर आज की तारीख की बात करें और आज की तारीख तक जो राजस्थान में दोनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है और जिस तरह का विरोध दोनों पार्टियों की तरफ से बागियों की तरफ से जिस तरह का दावे किए जा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी, नरेश मीणा और तमाम नाम जो जिनकी चर्चाएं हो रही हैं, अगर उन सबको ध्यान में रखें तो इस बार निश्चित तौर पर कुछ सीटों पर बहुत कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले जिस तरह की चीजें, जिस तरह का एक पोज भारतीय जनता पार्टी दिखा रही थी कि वह क्लीन स्वीप करेगी, 25 की 25 सीटें जीतेगी, उसका कॉन्फिडेंस अभी वो बरकरार दिखता है। वहीं कांग्रेस ने जिस तरह की शुरुआत में दिखाया था कि हम हर सीट पर कड़ा मुकाबला देंगे और उसके साथ में बीजेपी को हैट्रिक से रोकेंगे, मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस ने भी कमर कस ली है कि कुछ सीटों पर तो जैसे कि चूरू की बात हुई, झुंझुनू की बात हुई, सीकर की बात हुई या दौसा की बात करें तो यहां पर भी हमको एक कड़ा मुकाबला कांग्रेस की तरफ से देखने के लिए मिल सकता है। कुछ ये ऐसी सीटें हैं जिन पर जिनके अलावा कुछ बागी सीटों के भी, जैसे रविंद्र सिंह भाटी अगर 4 तारीख को वाकई नॉमिनेशन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ मुश्किलें और बढ़ने वाली हो सकती हैं। अब देखना यह होगा कि अगले 4-5 दिन में दोनों बड़े राजनीतिक दल इस तमाम परिस्थितियों को कैसे अपने पक्ष में करते हैं, क्योंकि अभी अगले 4-5 दिन ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं टिकट के ऐलान के बाद में कि दोनों कैसे अपने डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और उसको कम करते हैं, क्योंकि विरोध कांग्रेस में भी सीटों को लेकर के, टिकटों को लेकर के कम नहीं है। जयपुर में हमने देखा आपको प्रत्याशी का नाम का ऐलान करने के बाद में बदलना पड़ा। तो वही दौसा की बात करें अगर तो भारतीय जनता पार्टी में किरोड़ी लाल मीणा का भी विरोध देखने के लिए मिल सकता है, नरेश मीणा का भी विरोध देखने के लिए मिल सकता है। तो अगले 4-5 दिन में दोनों राजनीतिक दल किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन के ढांचे को मजबूत करते हुए विद्रोह की जो बागियों की स्थिति है उस पर कैसे नियंत्रण करते हैं, ये देखने वाली। ठीक है आशुतोष जी, मैं वापिस आऊंगा आपके पास में। प्रताप जी, या यूं कहें कि ये 25 की 25 सीटें जीतने का जो दावा है राजस्थान में वो राह नहीं आसान, अब ऐसा विश्लेषक कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो अनुमान आपके पास थे वो अब की बार सामने है। हालांकि वहां से आप ज्योति उठा लाए, उधर अपनी तरफ ले आए, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में भी युवा नेता खड़े हैं। तो क्या माना जाए कि 25 की 25 सीटें जीतने का जो दावा है वो कितना मजबूती के साथ आप अभी भी पकड़े हुए हैं, क्या उसे फतेह कर पाएंगे? हेमंत, ये तो प्रत्याशियों की घोषणा के बाद और मजबूत हो गया है जी। जो स्थितियां सामने दिखाई दे रही है, सब जानते हैं कि किस तरह की स्थितियां बन गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के मुकाबले उतारने के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी ढंग के नहीं मिल रहे हैं। ये स्थितियां बन गई हैं कि उन्हें अपने आप को बड़ी पार्टी बताने वाली वो अब किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करने को मजबूर हो गई है। सीकर और नागौर में जीतने के लिए उसे दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये सब जो बातें बताती हैं। और दूसरा देखिए क्या है कि विश्लेषक अपने उनकी राय हो सकती है जी, लेकिन चुनाव प्रचार जैसे ही चलेगा और अभी भी नजर आ रहा है जहां जहां नामांकन भरे जा रहे हैं या कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं, वहां भी क्या लग रहा है कि जय जय मोदी सब जगह नाम लग रहा है। देखिए क्या है हेमंत, उसका कारण बहुत बड़ा मैं बताता हूं कि भारतीय राजनीति पिछले 1 दशक में बहुत परिवर्तित हो चुकी है। पहले जो चुनाव जीते जाते थे वो क्षेत्रीय आधार पर, जाति आधार पर या अन्य कई ऐसे कारण थे जिनका कोई राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था। लेकिन अब जो स्थितियां बनी हैं वो अब ये आ गई है कि रिजल्ट कि क्या किस तरह का रिजल्ट सरकार ने दिया है। और निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 1 दशक में जो रिजल्ट दिया है, नरेंद्र मोदी सरकार की जो 1 दशक में परफॉर्मेंस रही है, उससे आम आदमी अपने आप को नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ने लगा है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आएंगे। भले ही वो कांग्रेस को वोट देते होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का काम किया है वो सार्वजनिक तौर पे भी काफ़ी उसकी बड़ाई करते हैं। और इसी कारण जयपुर के तो सुनील शर्मा को उनको बदलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पहले कई बार कांग्रेस के नेता पदाधिकारी रहते हुए नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ कर दी, तो अब उनको बदलना पड़ा। ये सब जानते हैं कि किस तरह की। तो ऐसे अकेले सुनील शर्मा ही नहीं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में आपने भी तो प्रताप जी अपनी स्ट्रेटेजी बदली है। पहले पार्टी कह रही थी हारे हुए सांसद को टिकट नहीं देंगे, अब देना पड़ा है। पहले पार्टी कहती थी कि परिवार से किनारा करेंगे, अब एक परिवार से कई लोग आ रहे हैं। ये पार्टी की
अरे हेमंत, ये पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है और उस हालात में क्या जीतने के लिए क्या करना चाहिए वो करेगी। उसके ऊपर हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग भी जब अपने किसी साथी का चुनाव करते हैं या किसी का सिलेक्शन करते हैं तो तमाम बातें देखी जाती है, इसलिए प्रत्याशियों का चयन भी इस आधार पे होता है। लेकिन पार्टी अब पूरी मजबूती से, मैं आज ये दावा कर रहा हूं कि एक भी सीट कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा अपने आप ही उसके प्रत्याशी पिछड़ते हुए नजर आएंगे। अभी जो विश्लेषकों ने कहा है, हम एक सप्ताह बाद जब बैठेंगे तो वो स्वयं कहेंगे कि 25 के 25 सीटें ये अभी भविष्य के घर में। आज की बात कर लेते हैं। प्रतीक जी हमारे साथ हैं। प्रताप जी, मैं वापस आता हूं आपके पास में। प्रतीक जी, बीजेपी कह रही है कि आपकी तो कई जगह पर ऐसी हालत है कि बीजेपी के सामने मजबूत उम्मीदवार तक नहीं मिल पा रहे। जयपुर में जिस तरीके से प्रत्याशी को बदला गया वो कहीं ना कहीं, और बाकी जगह नरेश मीणा 5 दिन पहले कांग्रेस पार्टी में आए, आज उन्होंने बगावत कर दी, आज कह दिया मैं निर्दलीय लड़ूंगा। तो चुनौतियां बहुत सारी है कांग्रेस पार्टी के सामने। ऐसे में भाजपा का जो रथ है 25 सीटों का, वो कैसे रोकेंगे राजस्थान में? देखिए अभी प्रताप जी कह रहे थे कि मोदी जी ने 10 साल के अंदर बड़े काम कर दिए। काम एक भी नहीं गिना पाए। मैं आपको बताता हूं 2014 और 2018 या 2019 के अंदर जो उन्होंने वादे किए थे, उन वादों का हुआ क्या? वो सारे जुमले निकले। इन्होंने वादा किया था 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देंगे, जुमला निकला। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, वो भी जुमला निकला। इन्होंने कहा था गंगा मां की सफाई करेंगे, वो भी जुमला निकला। इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, वो भी जुमला निकला। इन्होंने कहा था कि किसान की आय दुगनी कर देंगे, वो भी जुमला निकला। इन्होंने बोला था काला धन वापस लेके आएंगे, वो भी जुमला निकला। इनकी नोटबंदी जुमला निकली, इनकी जीएसटी जुमला निकली। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी नोटबंदी के नाम पर वोट मांगते जाकर के? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी बोलते कि मैंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दे दिए, उसके नाम पे मुझे वोट दे दीजिए? क्यों नहीं बोलते कि हमने पेट्रोल डीजल 35 रुपए देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? अभी विधानसभा चुनाव हुए, अभी राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें बता दिया जनता ने इनके जुमले। बिल्कुल, अगर आप झूठी बात बोलेंगे, गलत बात बोलेंगे तो बिल्कुल उसका प्रतिकार होगा। देखिए हेमंत जी, देखिए आता हूं जी प्रतीक जी कंप्लीट कीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, तो मैं ये मानता हूं कि ये डिबेट की गरिमा को बनाए रखें, एक दूसरे के बीच में ना बोलें जिससे बात। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके लिए मजबूती जो ये है, ये तमाम मुद्दे हैं या फिर कुछ और है? हमारे लिए मजबूती यही है जो इनकी 10 साल की विफलता रही है, जो इनका भ्रष्टाचार रहा है। जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार को कानून बना करके किया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में। पहले ईडी भेजी, सीबीआई भेजी, इनकम टैक्स भेजा, उसके बाद में उनसे पैसे की उगाही की गई। जिस तरीके से आपको देखिए 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के अंदर रोड बननी थी, उसकी कीमत 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर हो जाती है। ये सीएजी ने खुलासा किया है। ये जिस तरीके से इन्होंने आयुष्मान भारत के अंदर एक ही मोबाइल नंबर के ऊपर 8 लाख आप पिछले चुनाव में भी ये मुद्दे आप जनता के सामने रख चुके हैं प्रतीक जी, लेकिन उसका असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आपको क्यों उम्मीद है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में इसका असर होगा? क्योंकि झूठ बोलना और जुमलेबाजी, प्रताप जी की बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पहले वरिष्ठ पत्रकार बन के आते थे, आज ये प्रवक्ता बन के आ गए। सुनिए सबसे बड़ा मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है कि व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। प्रतीक जी, पहले आप क्या बन के आते थे या फिर वो क्या बन के आते थे, उस पर हम नहीं जाएंगे। आज देखिए व्यक्तिगत मत होइए, मेरा निवेदन है, आप मेरे सम्मानीय दोनों मेहमान जी। कांग्रेस अब इनको शांत करा लीजिए। मैं चुनाव के बाद तो फिर ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? पार्टी का अगर बोलेंगे तो मेरे को बोलना पड़ेगा। कांग्रेस व्यक्तिगत नहीं, किस तरह से लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो ये मेरे बीच में बोले जा रहे हैं लगातार, आप इनको चुप कराइए। और अगर ये ऐसे बोलेंगे तो फिर मैं इनको प्रताप जी आप वरिष्ठ हैं, प्रताप जी एक बार उनका समय उनको बोलने दीजिए। अब मैं आता हूं वापस से प्रताप जी, एक बार उनको बोलने दीजिए। प्रतीक जी पूरी कीजिए बात। देखिए हेमंत भाई, मैं तो कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है, जो 24 का चुनाव है, मुद्दों के आधार पे चुनाव है। जो 2014 के अंदर, 2019 के अंदर जो वादे किए थे, और जो वादे राजस्थान की सरकार ने, जब बीजेपी थी, उन्होंने जो वादे किए थे, वो वादों के आधार पे जनता अपना आकलन कर रही है। और उसी वादों के आधार पे एक आकलन हो चुका है। एक उपचुनाव हुआ गंगानगर के अंदर, और वहां पे इन्होंने जिसको मंत्री बनाया था उसको जनता ने हरा दिया। तो ये आकलन लगातार जनता करती है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपना आकलन कर करके उतर रही है? क्योंकि देखिए मैंने अभी जिक्र किया था कि 5 दिन पहले जो व्यक्ति कांग्रेस ज्वाइन करता है, वही 5 दिन बाद में आपके खिलाफत का झंडा उठा लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए अब ये छोटी मोटी बातें होती रहती या फिर बड़े बड़े नेता छोटी बातों से बड़ी बातों पर आ जाते हैं। जो ज्योति मिर्धा पिछली दफा आपकी सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी, वो छोड़ के चली जाती हैं।
आदिवासी नहीं, अंचल तो से बड़े प्रहलाद नेता गुंजल छोटे भी तो- चले प्रहलाद जाते गुंजल तो हैं, विधायक एक लाइन सी लग जाती लेकिन है। प्रताप जी लगातार बोलते रहते हैं। प्रताप जी, तो लेकिन आप मैं ऐसे सवाल लोगों कर रहा हूं को सर, मत बुलाइए प्रताप जी, जो बीच में मैं बोलते निवेदन कर रहा हूं सर आपसे, मैं सवाल कर रहा हूं, एक ऐसा बार ये जवाब तय देने, मैं करेंगे। आ रहा हूं आपके पास, ये आ रहा हूं कांग्रेस तय सर, करेगी एक बार कि जी। किसको बुलाना आप चाहिए। लगातार बोलते रहेंगे बीच में ना, गलत लगातार मत रहिए कि ये देखिए, आप तय फिर ये करोगे। देखिए, इनको बीच में, या और- तो आप और इनको पहले इनसे- अच्छे से बुलवा लीजिए इनसे- समय दे करके आप इनसे भी इनको बोलो कि इनको ये बात ना कर अपनी लीजिए इनसे सीमाओं का पहले, या तो उल्लंघन नहीं आप करिए। सीमाओं दोनों को बहुत उल्लंघन आप वरिष्ठ कर रहे हो, हैं। मैं नहीं कर रहा और हूं। प्रतीक जी मेरा निवेदन आपसे फिर से देखिए, जब हम डिबेट करते हैं व्यक्तिगत नहीं, आप पार्टी के तौर पर प्रहार कीजिए, मैंने आप किसी को हेमंत व्यक्तिगत जी, टारगेट मुझे बता मत दीजिए, कीजिए मैं एक बार भी इनके बीच में बोला था कि एक बार भी आप बता दीजिए। वो नहीं एक बोले, बार लेकिन बोला जब था भी क्या आप मैं? जब भी आप जब मैं बोलेंगे नहीं तो इसका बोला- मतलब नहीं है कि जब आप मैं नहीं गलत बोला तो बोलेंगे मैं सर। ये एक्सपेक्ट करता हूं। अगर आप जी, झूठ ये मेरे- बोलेंगे तो देखिए, फिर बिल्कुल ये काटना देखिए, पड़ेगा। ये देखिए, अगर ये ऐसे बोलेंगे एक तो मुझे मिनट, सीमाएं अगर आप प्रताप जी, उबालनी तो पड़ेगी। काटना पड़ेगा। प्रताप जी, मेरा निवेदन थोड़ा सा 1 मिनट उनको उनका समय बोलने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास में। हाँ, complete कीजिए। हेमंत जी, अब आपने ज्योति मिर्धा जी की बात करी, आपने प्रहलाद गुंजल की बात करना भूल गए, जो अभी पिछला चुनाव लेटेस्ट 3 महीने पहले इनके टिकट पे लड़े थे। आप राहुल कसवा जी को देख लीजिए, इनकी जो प्रेजेंट के सांसद हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया 10 साल में, इसलिए राहुल कसवा जी का मोह भंग हो गया इनसे, क्योंकि जनता के सामने क्या मुंह लेकर के जाते, क्योंकि इन्होंने डिलीवर ही नहीं किया, तो इसलिए इन्होंने बोला कि मैंने अगर डिलीवर बीजेपी नहीं कर पाई है तो मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा और कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। ये उन्होंने किया है, और ये यहीं पे नहीं हुआ, ये हिसार के अंदर आप देख लीजिए, ब्रजेंद्र सिंह ने टिकट, जो इनके प्रेजेंट सांसद है, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा है, क्योंकि बीजेपी डिलीवर नहीं कर पाई। फिर मैं पूछता हूं प्रताप जी, मुझे 5 काम गिना जाए जो जनता के हित के हों, जो लगातार 10 सालों के ढोल पीट रहे हैं। 10 जवाब, 10 सवा 10 बता दें काम के जवाब देंगे। देखिए हेमंत जी 5 काम क्या 1000 काम है, सब जानते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करने की इसलिए जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि देश में जो बदलाव आया है, देश का जो सम्मान बढ़ा है, देश में जो स्थितियां बदली हैं, देश में आम आदमी को जो फायदा हुआ है, जिस तरह से सब लोग जानते हैं, इसकी बार बार चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी ये बात कर रहे थे छोड़ने के, इनके यहाँ जो नेता आए हैं भाजपा के, वो कैसे आए? उनको टिकट का लोभ दिया गया। प्रहलाद गुंजल कब आए? जब उनको टिकट दिया गया। राहुल कसवा कब आए? जब उनको टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे कांग्रेस के नेता आए हैं और वो भाजपा की नीतियां मानकर आए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार किया है, लेकिन सर, उन्होंने कहा है खुद ने, हमें नरेंद्र मोदी के सरकार से जो ज्योति मिर्धा जनता को कैसे लाभ आई? हुआ है उससे प्रेरित होकर हम आए हैं। बिना इसलिए टिकट के बहुत बिल्कुल अंतर है। कांग्रेस का तो ज्योति मिर्धा विसर्जन कैसे होने आई जा रहा है। सर? वो बिना टिकट कांग्रेस के लालच बहुत के आई जल्दी हैं। पार्टी खत्म होने वाली है। जो महात्मा गांधी ने जो 1948 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, कहा था कि इस पार्टी को अब विसर्जन कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी जल्दी ही विसर्जन होने जा रहा है, जो महात्मा गांधी की इच्छा को पूरी करेंगे। हेमंत भाई 30 सेकंड लूंगा मैं। हाँ बोलिए। मैं ये जो पार्टी जो 1942 के अंदर जो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थी, जो अंग्रेजों के पिट्ठू बन करके जो काम कर रहे थे, वो हमको बताएंगे कांग्रेस खत्म हो रही है, जिसने देश को आजादी दिलाई। जानते हैं ये तरह से जेल में मजे मारते थे, कैसे जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से जेल काटी है, सब लोग जानते हैं। किस तरह से अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने किया, देश का बंटवारा कर दिया, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर देश का बंटवारा किया। जब देश में कत्लेआम हो रहे थे, नेहरू मजे उड़ा रहे थे। शब्दों की गरिमा रखिए थोड़ा सा। अंग्रेजों के अंदर आप शब्दों की गरिमा रखिए। ये आपको गद्दार नहीं कह रहे हैं, सब जानते हैं। ये आपको गद्दार नहीं कह रहे हैं। आप इन्हें गद्दार कहेंगे तो फिर ये रिएक्ट करेंगे उस बात पर, और फिर हम मुद्दों से भटक जाएंगे। देख लीजिए, लाश पे बंटवारा होगा, कहने वाले देश का बंटवारा कर गए। ये गद्दार लोग हैं, और इन्हीं के बंटवारे के कारण आज देश में क्या हालत है। आज जो स्थितियां हैं, आज जो स्थितियां हैं देश की, उसके कारण ये कांग्रेस ही जिम्मेदार है, जनता इनको ठुकरा रही है। बताइए, गद्दार किस्म के लोग हमको बता रहे हैं, देश के गद्दार, देश को बांटने वाले, देश को पिछड़ा करने वाले, देश में गरीबी लगातार करने वाले, देश को गरीब बनाने वाले, देश को अपमान करने वाले, चीन के एजेंट, सरकार चलाते ये लोग, इन्होंने देश को हमेशा पीछे रखा, इन्होंने देश के साथ हमेशा गद्दारी की, इसलिए देश ही पिछड़ा है। लोग हमको बता रहे हैं कि ये प्रतीक जी अगर आप इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप सम्मानीय हैं और आपको ध्यान रखना चाहिए अपने शब्दों की गरिमा का भी। अगर आप किसी को इस तरह का इस्तेमाल करेंगे और आप सोचते हैं जनता ये नहीं देख रही है, आपके इस तरह की भाषा शैली की वजह से एक के बाद एक राज्य आप खोते जा रहे हैं। लेकिन आपको फिर भी, चलिए मैं आप अपने मुद्दों की बात कीजिए ना सर। आप किसी को गद्दार कैसे कह सकते हैं? अगर गलत रखी हो, क्या अंग्रेजों के साथ सरकार नहीं चला रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी? सब जानते हैं कि वायसराय के गोद में कौन बैठा हुआ था, 1942 वायसराय के गोद में कौन बैठा था, ये सब जानते हैं। देखिए, इतिहास में जानिए तो बहुत सारी परतें आपकी भी खुलेंगी।
आपने क्या किया, और हर पॉलिटिकल पार्टी की खुलेंगी। आप आज जो मुद्दा है वो लोकसभा के चुनाव का है। सबके जिम्मेदार राजनीति में जातिवाद बढ़ाने वाले ये कांग्रेसी, इसके कारण वो भंग हुआ जनता का। चलिए मैं आता हूं आशुतोष जी, एक मिनट, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं, इस तरह की भाषा शैली मत कीजिए प्लीज, आज के मुद्दों पर बात कीजिए। आशुतोष जी, हम बात कर रहे थे, देखिए चाहे वो मेवाड़ का इलाका हो या फिर अगर हम पश्चिमी राजस्थान देख लें, वागड़ का इलाका देख लें, या शेखावाटी का इलाका देख लें, या मारवाड़ देख लें, यहां पर अगर परिस्थितियां इस वक्त देखें तो पिछले चुनाव से इतर कैसी नजर आ रही है। और सवाल यह कि यहां पर बीजेपी के सामने 3 बड़ी चुनौती क्या होगी और कांग्रेस के सामने 3 बड़ी चुनौती क्या है इस बार? देखिए हेमंत जी, अगर आप जो जिस तरह से टिकटें मिलने के बाद में जो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक टिकट रह गया और कांग्रेस की तरफ से एक टिकट रह गया, अगर जो बाकी 24 सीटों पर लगभग दोनों पार्टियों ने अपने 24 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए, अगर आप दोनों को देखें और एरिया के वाइज अगर आप देखें तो शेखावाटी को हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव, माफ कीजिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था। पूर्वी राजस्थान में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन इसके साथ में अगर लोकसभा की अब बात करें तो चुरू अभी भी एक ऐसी सीट है जो हॉट बनी हुई है दोनों पार्टियों के लिए। यानी अभी भी शेखावाटी के इलाके में अगर आप बात करें, झुंझुनू की बात करें, तो जिस तरह से शुभंकर चौधरी पर जो कि भाजपा ने दाव खेला है, तो उस तरीके से लगता है कि अब शायद शेखावाटी में उस तरह की परिस्थितियां अभी भी देखने के लिए मिल रही हैं। यहां पर कांग्रेस कुछ फाइट में नजर आ रही है, कुछ मजबूत नजर आ रही है। हालांकि अशोक गहलोत जिस तरह से हनुमान बेनीवाल के साथ में पैक्ट करके इस एरिया में अपनी और पैठ को मजबूत करना चाहते थे, मुझे लगता है कि अशोक गहलोत उस अपनी चीज में कामयाब हुए हैं। हनुमान बेनीवाल को उन्होंने साथ में लेकर के एक बार के लिए इस शेखावाटी बेल्ट में, जाट प्रभुत्व वाली बेल्ट पर भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी फाइट देने की लगभग नया प्रयोग दोनों पार्टियों ने किया है। नए चेहरे हैं, युवा चेहरों को मौका दिया गया है आशुतोष जी, और आपने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन राजीव जैन साहब, एक अंतिम टिप्पणी के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब स्थितियां क्लियर हैं, लेकिन चुनौती इस बार कांग्रेस के सामने क्या है सबसे बड़ी, और बीजेपी के सामने क्या है? एक तरफ नए उम्मीदवार भी है, नया प्रयोग भी है इस बार। देखिए, चुनौतियां तो कांग्रेस के सामने तो काफी हैं, क्योंकि मुकाबला उसका ऐसी पार्टी से जिसने चुनाव से पहले एक ऐसा प्रशिक्षण बना दिया कि माहौल उसके पक्ष में है, केंद्र में उसकी सरकार बनने जा रही है और वो बड़े बहुमत से। अब वो नतीजे बताएंगे क्या होता है, लेकिन निश्चित तौर पर भी ये कहा जा सकता है, मैं आशुतोष जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि विधानसभा के नतीजों के आधार पर हम आने वाले लोकसभा का मूल्यांकन कर सके, क्योंकि पिछली बार भी 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 15 से ज्यादा सीटों पे आगे थी, लेकिन 2019 के चुनाव में परिणाम उल्टे आए लोकसभा के। तो उससे हम आधार नहीं बना सकते, क्योंकि जो वोट डलता है लोकसभा का वो राष्ट्रीय मुद्दों पर डलेगा और विधानसभा का अलग मुद्दों पर डला था। हाँ, ये बात जरूर है कि जातीय आधार पे हम कुछ ना कुछ एनालिसिस कर लेते हैं इन चीजों का कि जातीय आधार पे वो मजबूत है या ये मजबूत, लेकिन उस आधार पे भी देखें तो जहाँ कांग्रेस का जो बड़ा वोट बैंक माना जाता है मुस्लिम समुदाय, वो जो राजस्थान में 8 से 9% है, उसके किसी भी नुमाइंदे को कहीं से भी टिकट नहीं दिया गया है, उसको दरकिनार किया गया है। इसी तरीके से एक बड़ा वर्ग ब्राह्मण समुदाय जो है उसको भी कांग्रेस ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। उन स्थितियों में देखें, यदि अल्पसंख्यक वर्ग का वोट प्रतिशत, पोलिंग प्रतिशत कम रहता है तो उसका नुकसान कांग्रेस को निश्चित तौर पर उठाना पड़ेगा। और उसकी नाराजगी जो मुस्लिम को टिकट नहीं देना, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी सीट से अल्पसंख्यक वर्ग का कोई नुमाइंदा नहीं उतारा गया है, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं नतीजों में, यदि उनका पोलिंग परसेंटेज कम रहा तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। अब कांग्रेस उन चीजों को कैसे समेटती है या भाजपा उन मुद्दों को किस तरीके से लोगों के सामने रखती है, यह आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। कुल मिलाकर के बीजेपी कांग्रेस अब पूरे तरीके से रण में उतरे हुए हैं, जोश के साथ, उम्मीदों के साथ में। उम्मीदें कितनी पूरी होती है, किस तरीके से होती है, ये जनता तय करेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार बाकी है। नमस्कार।